नमस्कार दोस्तों। आज कुछ सवाल खड़े हुए हैं और उन सवालों पर आपसे भी जानना चाहूंगा और कुछ सच भी बताना चाहूंगा। और वह सच जो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में है, वह सच जो देश के लिए जरूरी है, वह सच जिनको आप सबको सोचना होगा। आज हमारे लोकतंत्र का वह पवित्र दिन है, जिस दिन हमें वह संविधान मिला, जिस संविधान ने हमें तमाम सारी शक्तियां दी, तमाम वो अधिकार दिए जिनके बूते हम आपसे बात कर पाते हैं, आप हमसे बात कर पाते हो और अपनी बात हम सत्ता से भी रख पाते हैं। आज उस संविधान के दिन है और उसको बनाने के लिए विभिन्न देश भर के तमाम सारे विद्वानों ने अपनी मेहनत लगाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसमें अपनी जी जान लगा के उसका प्रारूप तैयार किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस संविधान सभा के प्रमुख रहते हुए अपना योगदान दिया था और एक नहीं, सबका योगदान था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए, संविधान सभा के भी एक अहम पदाधिकारी रहते हुए सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन किया था, जिससे हमें दुनिया का सबसे बड़ा संविधान मिल सका। आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिग्नेचर करके वह संविधान भारत में लागू किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहला भाषण बतौर राष्ट्रपति लाल किले से दिया था, झंडा फहराया था, वह तिरंगा झंडा जो हमारी आन बान शान है। चलिए, तो आज जब हमारी आन बान शान है, वह लोकतंत्र हमारी आन बान शान है, जिसके बूते हम यहां खड़े हैं, तो निश्चित रूप से उसकी चिंता हमें आपको सबको करनी चाहिए, क्योंकि उसका ढांचा यदि बिगड़ गया तो ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना आपके बच्चे बचेंगे, ना हमारा किसी का भविष्य बचेगा और हम सब गुलामी में चले जाएंगे। एक घटना का जिक्र करता हूं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं धनकर। उनसे उनके क्षेत्र के एक वोटर ने किसी चीज को लेकर के कुछ कहा, उस पर उन्होंने उसे कड़ा जवाब दिया। तो उसने कहा, साहब हमारा ही वोट पाके आप जीतते हो, विधायक बन जाते हो और फिर हमें ऐसी बात कहते हो। इस पर वो उस पर आग बबूला हो गए और उसको थपड़िया दिया इस बात के लिए, कहा कि मैं तुम्हारे वोट से बनता हूं। उसने कहा बिल्कुल हमारे ही वोट से बनता, प्रधानमंत्री भी हमारे वोट से बनते। लेकिन आज घमंड लोगों का कहां से कहां पहुंच गया है और उसका नतीजा है वो जिस वोट के सहारे यहां पहुंचे, उस वोट की कोई कीमत नहीं, उस वोटर की कोई कीमत नहीं। तो आप सोचिए, वह दिन याद करिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक महिला ने गला पकड़ लिया था, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या कहा था? उसने कहा हमें क्या मिला इस आजादी से? उन्होंने कहा यही तो मिला है कि देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति से, प्रशासकीय पद पे बैठे हुए व्यक्ति का आप गिरेबान पकड़ के पूछ सकती हैं क्या मिला। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदले हुए और बदले हुए हैं। जब लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही, संविधान को बचाने की बात हो रही है, देश को बचाने की बात हो रही, देश की संपत्तियां बचाने की बात हो रही, देश के युवाओं का भविष्य बचाने की बात हो रही है और उनको न्याय देने की बात हो रही है, तब क्या हो रहा है? राहुल गांधी इस देश के युवाओं को न्याय देने के लिए, इस देश की महिलाओं को न्याय देने के लिए, इस देश में भागीदारी का न्याय देने के लिए, इस देश के किसानों को न्याय देने के लिए, इस देश के कामगारों को न्याय देने के लिए एक यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा जाता है। उस न्याय यात्रा में जब शुरू हुई तो निश्चित रूप से सत्ता, जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां दिक्कतें आनी थी और आई। मणिपुर सरकार ने अनुमति नहीं दी उन्हें उस मैदान से
अपनी यात्रा शुरू करने की। अंततः उन्होंने खेतों से वो यात्रा शुरू की। उसके बाद में नागालैंड में भी दिक्कत की गई, लेकिन उन्होंने फिर भी जनता ने सपोर्ट किया और फिर वहां पर सफल रही। उसके बाद वो असम आए। असम में आते ही दिक्कत शुरू हो गई और लगातार होती रही, तमाम एफआईआर दर्ज हो गई। अब तक 1 दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और उसके बाद वो मेघालय गए। मेघालय में जो है उन्हें कम दिक्कत आई। उसके बाद वो अरुणाचल गए। अरुणाचल में भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आई, लेकिन वह मैदान नहीं मिला जो चाहते थे। तो उसके बाद में फिर वो असम आए और असम में उन्हें मंदिर में भी दर्शन नहीं करने दिया गया, सब कुछ नहीं करने। चलिए, यहां तक समझ में आता था। लेकिन जब वो पश्चिम बंगाल आए तो पश्चिम बंगाल में उनका जो भव्य स्वागत हुआ, जिस तरह से उनके लिए लोग सड़कों पर आ गए। और एक मैंने बड़ा अच्छा सा देखा, एक सब्जी विक्रेता ने मंडी में एक काम किया। उसने कहा, आज वो प्याज बेचता था, उसने कहा आज राहुल गांधी जी के जिंदाबाद के उस पर, क्योंकि आज वो हमारे यहां है, मेरा पूरा प्याज आधे दाम पर। और उसने आधे दाम पर पूरा प्याज बेच। लोग जुट गए, उसका सारा प्याज चंद मिनटों में खत्म होने की स्थिति आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह, और वो कोई बड़ा आदमी नहीं था, बड़ा छोटा सा व्यक्ति था। तो यह लोगों के अंदर जुनून है। जब यह जुनून की खबर पहुंची ममता बनर्जी को, तो पहले तो यात्रा शुरू होने के पहले उनके पोस्टर, बैनर और तमाम चीजें फाड़ दिए गए थे। चलिए कोई बात नहीं, राहुल गांधी तो कहते हैं चाहे जो कुछ कर लो, पोस्टर फाड़ो, बैनर फाड़ो, जेल में डाल दो, मुकदमा दर्ज कर लो, और जो कर सकते हो कर लो। मेरा जो काम है, मैं जिस विचारधारा से हूं उससे खड़ा रहूंगा। पूरी दुनिया यदि एक तरफ हो जाए और मुझे उस विचारधारा के लिए लड़ना पड़े तो भी मैं लड़ूंगा। बड़ी बात। कितने लोग ये सोचते हैं, अपने स्वार्थ, अपने पद, अपनी चीजें, अपनी सरकार, चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए स्वार्थ में मरे जाते हैं। राहुल गांधी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। कल्पना करिए, यही तो जरूरत है इस लोकतंत्र को, यही जज्बा बताता है। कांग्रेस पार्टी के 7.5 लाख लोगों ने शहादत दी थी इस देश की आजादी के लिए। 7.5 लाख लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत, तब यह देश आजाद हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेल में रहे, उनके पिता 3 साल जेल में रहे, उनकी बेटी 1.25 साल जेल में रही, और उनके दामाद 3 साल जेल में रहे, उनके भाई जेल में रहे, उनके बहनोई जेल में रहे, उनके पिता की डेथ जो है लखनऊ जेल में हुई, उनके अस्पताल में। और उनके ग्रैंड फादर की यदि हो तो वो पहले देश के स्वतंत्रता संग्राम से में मारे गए, 1857 में शहीद हुए, उनके भाई शहीद हुए, उनके बहनोई शहीद हुए। आज सोचिए, जिस परिवार ने 11-11 शहादतें दी हो देश की आजादी और आजादी के बाद, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो, राजीव गांधी रहे हो, उस परिवार का बच्चा तो निश्चित रूप से उस विचारधारा को किसी स्थिति में नहीं छोड़ सकता। तो वो राहुल गांधी है, तो उन्होंने वो जवाब दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया? राहुल गांधी ने गणतंत्र दिवस के उसमें 2 दिन की भारत जोड़ो यात्रा की छुट्टी की। वो तुरंत आज दिल्ली आए और दिल्ली में आकर के अपनी मां का हालचाल जाना, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही है। और उनसे मिलने के बाद वो कल निकलेंगे, जिससे परसों यात्रा शुरू की जाए। तो परसों यात्रा सिलीगुड़ी में शुरू होगी, यानी 28 तारीख को सिलीगुड़ी में यात्रा होनी है। और ममता बनर्जी की सरकार ने उस यात्रा की परमिशन रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी में नहीं होगी। क्यों इतना आप डर रही? आप तो मुख्यमंत्री हैं, बड़े भारी जनाधार से मुख्यमंत्री हैं, आपको क्यों डर लग रहा है? और कांग्रेस तो आपका साथ दे रही है। उसने जब चुनाव हुआ था 2021 में, एक प्रकार से वॉकआउट कर दिया था, आपको पूरी जीत का मौका दे दिया था। आप इतना बेहतर तरीके से जीती, इतने सहयोग के बाद भी आपकी यह हरकत क्या बताती है? यह आपका डर दिखाती है। यह दिखाती है
कि आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकना चाहते हैं, न्याय की बात को रोकना चाहते हैं। क्यों डर लग रहा है राहुल गांधी से? राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, लद्दाख गए, कहीं किसी ने नहीं रोका था। इतने सारे राज्य पड़े, कुछ भाजपा शासित थे, कुछ दूसरे और विरोधी दलों के शासित थे, लेकिन किसी ने नहीं रोका था। लेकिन यह हरकत जब से शुरू हुई, क्यों? क्योंकि पहली जब यात्रा थी तो आपको लगता ही नहीं था कि ये इंपैक्ट आएगा, और उससे बड़ा इंपैक्ट आ गया। अब आपको डर लगता है कि राहुल गांधी इतने बड़े कद के हो चुके हैं कि अब उनके लिए एक भी शब्द आपके लिए समस्या है। तो आज आप वह हरकत कर रहे हैं, यह स्थिति है। सवाल यही है कि लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी है या स्वार्थ तंत्र की लड़ाई लड़नी, देश के लिए लड़ाई लड़नी है या अपने पद के लिए लड़ाई लड़नी, लड़ाई लड़नी है अपनी सिर्फ सत्ता के लिए या विचारधारा के लिए। जब यह सवाल खड़ा होता है तो निश्चित रूप से चिंता होती है। आज हम नीतीश कुमार की हालत देख रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार है जो महागठबंधन में यह कहकर आए थे कि अब मुझे कसम है, मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता हूं, मैं कभी नहीं जाऊं। और याद है अमित शाह ने कहा था नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन आज फिर स्वार्थ के दरवाजे खुल रहे हैं और स्वार्थी वहां जाने को तैयार बैठे हैं, बेबस से बैठे। क्यों? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर साहब का नाम लेकर के आप पिछड़ों की राजनीति तो करते रहे, लेकिन पिछड़ों को दिया कुछ नहीं। जातिगत जनगणना भी आपने नहीं कराई थी जब तक आप भाजपा के साथ रहे। जब कांग्रेस और आरजेडी के साथ में थे तब यह जनगणना हो सकी। और आप जब तक मुख्यमंत्री थे तो रोजगार नहीं देते थे, नौकरियां देने का काम नहीं करते थे। लेकिन जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी तेजस्वी यादव के साथ आए तब युवाओं को नौकरी देने का आपको ख्याल आया। कांग्रेस के साथ आए तब आपको नौकरी देने का ख्याल आया और आपको मजबूरन नौकरी देनी पड़ी, जबकि तेजस्वी इसके लिए लड़ रहे थे, कांग्रेस लड़ रही थी, आप इसको टालना चाह रहे थे। आपको मजबूरन 2 लाख रुपए की रोजगार वाली सहायता देनी पड़ी क्योंकि इसके लिए अडिग थे ये दोनों। इसलिए आपको डर लग रहा है क्योंकि तेजस्वी का चेहरा आपसे बड़ा होता जा रहा है, तेजस्वी आपसे ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और अभी हाल के दिनों में आज तक चैनल ने एक सर्वे कराया, उसमें 40% से अधिक लोग तेजस्वी को पसंद करते हैं और 20% लोग ही 20-22% लोग ही नीतीश को पसंद करते। इससे आप घबरा गए और वो घबराहट आपकी साफ दिखाई दे रही और इसलिए आप भी फिर से वही, क्योंकि आपको सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्यार है और किसी चीज से नहीं। इसलिए आज बात करूंगा कि जो लोग लोकतंत्र बचाने का नारा देके 1977 में सत्ता में आए थे, आप देखिए, याद करिए, कांग्रेस पार्टी तोड़ करके मोरारजी देसाई आए थे, कांग्रेस ओ बनी थी, जगजीवन राम आए थे, कांग्रेस वो डेमोक्रेटिक बनी थी। इसी तरीके से जनसंघ, भारतीय जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी का पिता है वो था। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी और इसी तरीके से दूसरे और थे, और ये सब आकर के मिलकर के एक हो गए थे और जनता पार्टी बनाई थी। इंदिरा गांधी को हराना एकमात्र मकसद था, लोकतंत्र का नाम दिया था, लेकिन हुआ क्या? अंत में सभी टूटे और अपने स्वार्थ के लिए लड़ते लड़ते सब वो हो गए, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे ये हो, चाहे जो भी कोई हो, यह स्थिति हुई। फिर और उसमें नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक भी थे और बाद में ये सत्ता पाने के बाद में अपनी अपनी राजनीति उस ढंग से करते रहे। इन्होंने कभी भी राष्ट्र के लिए राजनीति नहीं की, लोकतंत्र के लिए राजनीति नहीं की, देश के लिए नहीं की, अपनी सत्ता की राजनीति। 1989
याद करिए, जनता दल बना था, कितनी पार्टियां थी? 11 पार्टियां मिलकर बनी थी। और जो 11 पार्टियां बनी थी, उन 11 पार्टियों का इतिहास आप देखिए। जिस तरीके से जनता पार्टी सेकुलर, लोक दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जगजीवन, जन मोर्चा और टीएमएम, ये सारी पार्टियां जोड़ करके एक साथ जनता दल बने। और उसके बाद में अपने स्वार्थ के लिए टूटकर एक समता पार्टी बन गई, जो नीतीश कुमार ने बना ली, एक समाजवादी जनता पार्टी बन गई, एक जनता दल सेकुलर बन गई, एक जनता दल यूनाइटेड बन गई, एक राष्ट्रीय जनता दल बन गई, एक बीजू जनता दल बन गई, एक समाजवादी पार्टी बन गई, एक लोकतांत्रिक जनता दल बन गई, एक इंडियन नेशनल लोक दल बन गई, एक राष्ट्रीय लोक दल बन गई और एक लोक जनक्रांति पार्टी बन गई। यह स्थिति थी। और इसने नाम दिया था उस समय नेशनल फ्रंट का नाम, सब एक होकर के। और नेशनल के लिए तो कुछ किया नहीं, उल्टा अपने स्वार्थों के लिए चले गए। और ये सब एक समय में किन किन चीजों के खिलाफ थे? व्यक्तिवाद के खिलाफ थे, परिवारवाद के खिलाफ थे, सत्तावाद के खिलाफ थे, और जनता के लिए शासन की बात कर रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे। कांग्रेस तब भी बता रही थी कि एक शालीन तरीके से इन चीजों को करना है, लेकिन नहीं, राजीव गांधी की सरकार गिराई गई, झूठे आरोप लगाए गए बोफोर्स घोटाले के और तमाम, और बाद में उन्हीं सब ने उन आरोपों को झूठा बताया। अदालत में साबित हुआ कि झूठे थे। अब आप समझिए, और सत्ता में आ गए, सत्ता के सुख के चक्कर में इस देश का नाश मार दिया, इस देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा, यह हालत हो गई थी। उसके बाद राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद में आप देखिए, एक बार जनता में सच को जानने की वो जागी और कांग्रेस जीती, सरकार बनाई, फिर से देश को संभालने की दिशा में काम किया, आर्थिक रूप से मजबूत किया और तमाम सारी चीजें करी, वैश्विक जगत में अपनी जगह बनाई। और मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री रहते हुए तमाम सारी चीजें की, तमाम सारी अच्छाई, कुछ कमियां भी हुई उसी सरकार के दौरान। हालांकि वो दोषी नहीं है, उस समय जो सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और लॉ एंड ऑर्डर उसके पास था, और उस समय बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। और जिस तरीके का काम हुआ वो दुखद था, निश्चित रूप से शर्मनाक था, लेकिन लोकतंत्र और न्याय के लिए बिल्कुल शर्मनाक था। बहरहाल जो हुआ हुआ। अब उसके बाद में उसका समाधान करने की जरूरत थी, उस दिशा में काम हो रहा था, और जब हो रहा था तो फिर से वो गिरा दिया गया। और फिर देखिए किस तरीके से 13 दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाते हैं, वो होते हैं, फिर उसके बाद में बनते हैं देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं, और उनमें आपस में सिर फुटौल होती है और फिर सरकार गिर जाती है। और उसके बाद में आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, फिर से एक बार देश का आर्थिक रूप से वो स्थिति हो जाती है कि बेहद कमजोर हो जाता है, तमाम हालात बिगड़ते हैं, फिर भी शाइनिंग इंडिया नाम दिया जाता है, न जाने क्या क्या कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया जाता है, और होता क्या है, बर्बादी की दिशा में जाते हैं। अंत में फिर जनता एक बार चुनती है और कांग्रेस सरकार में आती है। श्रीमती गांधी 1991 में पद लेने से मना कर चुकी थी, प्रधानमंत्री बनने से सोनिया गांधी मना कर चुकी थी, और फिर उन्हें आता है मौका, सोनिया गांधी कहती ही नहीं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया जाता है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहतरीन तरीके से चलाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, जब पूरी दुनिया में रिसेशन आती है तब वो भारत को बचा लेते हैं। इन सारी दशाओं के बाद देश को सुरक्षित करते हैं, चाइना को लाल आंख भी दिखाते हैं, और सब कुछ करने के बाद उनको बेईमान, उनकी पार्टी को बेईमान, उनके सारी चीजों को बेईमान साबित किया जाता है। और अदालत में जब सुनवाई होती नरेंद्र मोदी शासन के दौरान, तो पता चलता है सारे केस झूठे हैं, झूठे तथ्यों पे सारे आरोप लगे थे, और सब में बरी हो जाते हैं साहब। यह स्थिति है। और इसके बाद आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार देश को कर्ज में झोंक चुकी है, तमाम सोना गिरवी रख चुकी है,
तमाम सारी चीजें और हो रही हैं, और जिस तरीके से देश को बर्बादी और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशें हो रही, जिस तरीके से आज तिरंगे के ऊपर भगवा फहराया जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है और हर तरह से लोकतंत्र का नाश किया जा रहा हो, उस वक्त में लोकतंत्र को बचाने और सबकी बारी है। तो इंडिया गठबंधन जब बनता है, तमाम लोग तमाम शपथ लेते हैं, एक होते हैं, कहते हैं हाँ स्वार्थ छोड़ना चाहिए, और जब स्वार्थ छोड़ने की बारी आती है तो सब चाहते हैं सिर्फ वही कांग्रेस सेक्रीफाइस करे जो 1885 से आज तक करती आ रही, वो खुद उसमें सहयोग भी नहीं देना चाहते। नहीं दीजिए सहयोग, मत करिए, लेकिन कम से कम विरोध तो मत कीजिए। लेकिन आप उसमें भी मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। जब यह स्थितियां हो तो आप समझिए कि आज आप लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। कौन सा लोकतंत्र? लोकतंत्र को तो खत्म करने वालों के साथ आप खड़े हो जा रहे हैं। आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं का नाश कर रहे हैं, तब चिंता होती। और इसलिए आज हम सबको एक विचारधारा के साथ खड़े होने की जरूरत है। राहुल गांधी ने जो कहा कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, तब भी मैं विचारधारा के साथ हूं। तो निश्चित रूप से यदि आप लोकतंत्र चाहते हैं, संविधान चाहते हैं संवैधानिक अधिकारों से आप पूर्ण हो, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो और सारी चीजें हो, तो आप फैसला कीजिए। और फांसीवादी हैं आप, और आप सिर्फ धर्म के नाम पे अपने घर को, अपने परिवार को, देश को भिखारी बनाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप चाहे जहां खड़े हो। तो आज फैसला है कि या तो राहुल गांधी के पीछे खड़ा होना होगा या नरेंद्र मोदी के। फैसला आपको करना है, क्योंकि आज 21वीं सदी में यदि कोई आज महानायक बन के उभरा है लोकतंत्र का भारत के अंदर, तो उसका नाम राहुल गांधी है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, मेरे पीछे लगी तीनों तस्वीरों में 3 अलग अलग विचारधाराएं। एक समाजवाद का प्रतीक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक गांधी है जो त्याग की मूर्ति है, और एक पटेल है जो सशक्त उसका है, और तीनों का संगम राहुल गांधी में दिखता है। यही राहुल गांधी है। इसलिए फैसला आपको करना है। जय